नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बार फिर से बड़ा दावा है कि बीजेपी को इस बार विपक्षी गठबंधन नहीं हरा सकती है। आपको बता दें कि अब केवल कुछ ही मिनट शेष हैं, अंतिम चरण के वोटिंग लगातार चल रहे हैं और इसी बीच अब शुरू हो जाएंगे सभी चैनल्स की, हमारे भी चैनल्स की एग्जिट पोल को आप देखेंगे और इसी तरीके से एग्जिट पोल में सबकी नजरें टिकी हुई है। इसके बावजूद भी दिग्गज टीवी डिबेट में आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल में सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर कहां क्या आंकड़े होने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बार बार बोलती हूं, एग्जिट पोल्स पर भी 100% विश्वास नहीं करना है, लेकिन उसी ओर हवा बहती है। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तहलका मचाया था अभी एक हफ्ते पहले ये भविष्यवाणी करके कि भाजपा एनडीए वापसी कर रही है और बीजेपी को इस बार हराने में विपक्ष को दिक्कत होगी। एक बार और सुन लीजिए, प्रशांत किशोर ने एक बार और बड़ा दावा कर दिया है कि इस बार बीजेपी 303 सीटों पर बरकरार होने वाली है और बार बार मैं कह रहा हूं कि 303 सीटों से ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी को मिलते दिखाई देंगी। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। आपको बता दें, यहां पर पवन खेड़ा, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा का कहना है कि अमित शाह को बोल दीजिए कि वो जश्न मनाए, क्योंकि हमारा जश्न तो 4 जून के बाद का होगा। 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। हमारा अलायंस और विपक्ष इस बार मोदी सरकार को हराने वाला है। इसी पर अमित शाह देखिए लगातार ताल ठोक रहे हैं। अमित शाह को आप देखिए लगातार चुनावी रैलियों में उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि बीजेपी तो चौथे चरण के बाद ही बहुमत ले आई है और विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। दूरबीन से भी आप देखेंगे तो आपको कांग्रेस नजर नहीं आएगी। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने जन सुराज को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। हालांकि हम अभी टिके रहेंगे कि बीजेपी एनडीए को लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अभी वोट नहीं काट सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने बोला विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं रहेगा तो जनता किस पर विश्वास करेगी और इसलिए मुझे लगता है कि संख्या में भाजपा के एनडीए के कोई बदलाव नहीं होने वाला। देखिए, हमेशा वो फालतू बात नहीं करते हैं और हमेशा ही वो सटीक भविष्यवाणी भी करते हैं। आपने देखा होगा किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, सभी पार्टियों को करीब से देख चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं, बंगाल में जिता भी चुके हैं और इसी बीच उन्होंने कहा कि कोशिश विपक्ष चाहे जितनी भी कर ले, जमीनी स्तर पर वोट को तब्दील नहीं कर पाएगी। पिछले बार भी उन्होंने यही सेम बातें कही थी कि विपक्ष कोशिश कर ले, लेकिन अगर वो कह भी रही है, चिल्ला भी रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसको वोट में तब्दील होने में बहुत अधिक समय लग सकता है। अभी तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला विपक्ष में एकजुटता और चेहरे, भरोसेमंद चेहरे जो हैं, उन नेता का जो अभाव है उसकी वजह से बीजेपी बरकरार होने वाली है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कोई नुकसान किसी भी राज्य में बीजेपी को नहीं होने वाला है। हालांकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, इसी वजह से बीजेपी तो कहीं 303 से कम जा ही नहीं रही है। उन्होंने बोला पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों से पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु बीजेपी को मजबूत बना रहा है और इस बार ये राज्य पर बीजेपी की अलग पकड़ होगी। बीजेपी वो पार्टी है जहां कमजोर होती है उसके लिए रणनीति बनाती है और पुराने राज्यों में उनको कोई हार नहीं मिलने वाली है। नए राज्यों में जो उनके लिए मुश्किल भरा था, उसमें कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने वाली है। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संभावनाओं पर जाए तो बीजेपी को कोई नुकसान इन सीटों पर नहीं होने वाला। वहीं आपको बता दें, शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कह दिया कांग्रेस पार्टी अभी सपने देख रही है दूर दराज के, उन्हें अच्छा है, सपने देखने दीजिए। कांग्रेस पार्टी को अभी कोई नामो निशान नहीं है कि इस बार वो चुनाव में वापसी कर ले। ये सवाल तो ये बनता है कि खड़गे जी की चाहे जो भी चॉइस हो, क्या वो जनता की चॉइस है? क्योंकि जनता तो ना कांग्रेस पार्टी को ना इंडिया अलायंस को सत्ता में आने का मौका देने वाली है, परंतु क्योंकि खड़गे जी ने अपनी चॉइस बता दी है, तो क्या उन्होंने ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल से पूछा है? क्योंकि आपको याद होगा कि इसी विषय पर ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बता दिया था कि राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है खड़गे जी ने अपनी पर्सनल चॉइस बताकर इंडिया अलायंस के नेताओं को तो संदेश दे दिया है। अब इंडिया अलायंस के नेताओं को और जनता को बताना है कि क्या राहुल गांधी उनकी चॉइस है या नहीं है। मीटिंग भी कॉल की गई है। देखिए, अंतिम फेज आते आते इंडी अलायंस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आज की इस इंडी अलायंस की मीटिंग में ममता बनर्जी जी नहीं जाने वाली है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी।
फिर हमने देखा कि किस प्रकार से अंतिम फेज आते आते दिल्ली में जो दोस्ती कर रहे थे वो पंजाब में आके दुश्मनी करने लगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आज अंतिम फेज की वोटिंग बिहार में भी हो रही है, जहां से नीतीश बाबू पहले से ही निकल गए थे। उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां से आरएलडी निकल गई थी। तो इंडी अलायंस की इस मीटिंग में आज कितने लोग शामिल होंगे वो तो एक अलग विषय है, परंतु अंतिम सांसें गिन रहा है इंडी अलायंस, इसका प्रमाण तो स्वयं ममता बनर्जी जी और बाकी जो लोग इस मीटिंग में जाने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने पहले ही दे दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब मेडिकेशन की आवश्यकता है, और मोदी जी साइलेंट हो गए तो ये कांग्रेस और इंडी अलायंस इतनी वायलेंट हो गई। सवाल ये बनता है कि मोदी जी ना प्रचार कर रहे हैं ना प्रसार कर रहे हैं, केवल अपनी आस्था के केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल पर जाकर वो ध्यान लगा रहे हैं। अब मोदी जी बोले तब भी समस्या है इनको, मोदी जी मौन रहे तब भी समस्या है, और खड़गे जी कहते हैं कि घर में बैठकर करे। वाह, सेकुलरवादियों के लिए टोपी लगाकर इफ्तार में जाना ये तो ठीक बात है, सार्वजनिक जगह पर नमाज अता करना ये तो ठीक बात है, पर अगर कोई हिंदू अपनी सनातन आस्था के अनुसार ध्यान लगाए, वो भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है एक उसको ट्रस्ट संचालित करता है, तो उसमें कुछ लोगों के धर्म पर चोट आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सनातन विरोध करते करते, हिंदू विरोध करते करते, ये कहते कहते कि सनातन बीमारी है, सनातन समाप्त होना चाहिए, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये करते करते अब कोई सनातनी अपनी आस्था के अनुसार कोई ध्यान भी ना लगा सके, साधना भी ना कर सके। आपकी आस्था, आपकी साधना और तपस्या का केंद्र यदि बैंकॉक या कहीं और है तो आप वहां पर जाकर तपस्या कीजिए। बेशक कैमरा वाले काम होंगे तो कैमरा लेकर जाकर कीजिए, परंतु ये कहना कि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है, तो भाई राहुल गांधी तो 26 तारीख को जब वायनाड की वोटिंग थी तब कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे, वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं था। तो ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की जो फितरत है कि कोई भी सनातनी अगर कोई सनातन केंद्र पे जाता है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़ आती है। बता दें आपको, आज राजधानी दिल्ली में बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पूरे विपक्षी दल वहां मौजूद थे, आपने देखा होगा, और इसी तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया कि हम सब एकजुट हैं। और जब से चुनावी रणनीतिकारों का यहां पर तांता लगा तब से और भी आपने देखा होगा कि विपक्षी गठबंधन ने दिखाने की कोशिश की है कि हम भैया बहुत ही मजबूत हैं। तो चुनावी रणनीतिकार ने एग्जिट पोल से पहले अपना एग्जिट पोल बता दिया और कह दिया कि अब इस बार बीजेपी को हराने की कोई कवायद तेज नहीं होती है, बीजेपी 303 सीटों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि 303 सीटें प्लस ही आएंगी, माइनस होने का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में अभी तेजस्वी को बहुत मुश्किल होगा, उससे पहले मेरी पार्टी आ जाएगी और मेरी पार्टी तेजस्वी के वोट काट देगी और भाजपा के भी वोट काट सकती है। उन्होंने साफ कहा कि इनको जनता ही काट करके फेंक देगी। और इसी तरीके से उन्होंने जन स्वराज की भी भविष्यवाणी की और कहा प्रशांत किशोर अगर गलत बोलेगा, अगर गलत भविष्यवाणी करेगा तो आप प्रशांत किशोर को ढूंढ लीजिएगा और जो भी सलाह दीजिएगा हम उसे मान लेंगे। तो ये थे चुनावी रणनीतिकार, बहुत एग्जैक्ट माने जाते हैं और हमेशा इनकी नजरें होती हैं चुनाव के नतीजों पर, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आप डिसाइड कीजिए और बताइए कैसा रहा अंतिम चरण का मतदान। क्या